सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। नाज़रीन, कराची को बिजली दो की मुहिम का आज दूसरा दिन है। बारिश का भी आज तीसरा दिन है और पिछले 2 दिनों से अंधेरों में डूबे हुए कराची का भी आज तीसरा दिन है। आज बादलों ने भी कराची के लिए हल्का हल्का सा बरस कर अपनी रिवायत कायम रखी और के इलेक्ट्रिक भी अपनी रिवायत से पीछे नहीं हटी है। बिजली भी बंद और के इलेक्ट्रिक के कातिल तारों से हलाकतें भी जारी हैं। आज 6 शहरी कातिल इलेक्ट्रिक के तारों का शिकार बने हैं। बारिश के पहले दिन 4 जिंदगियां खूनी इलेक्ट्रिक निगल गया है। कारसाज पर मोटरसाइकिल सवार पर तार गिरा। नागन चौरंगी में 2 लोग जान से गए। मुस्लिम टाउन में 10 साला बच्चा चल बसा। कातिल इलेक्ट्रिक का ये रवैया नया नहीं है। पिछले साल भी के इलेक्ट्रिक ने 35 घराने उजाड़े थे। साइकिल चलाते हुए 2 मासूम बच्चों की वीडियो या डिफेंस में पानी में गिरे हुए करंट लगने से तड़प तड़प कर मरने वाले 3 दोस्तों की वीडियोस किसे याद नहीं होंगी। नेपरा ने 35 में से 19 अमवात का बराह रास्त जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दिया था। केबल सिस्टम और खंभों को अर्थ देने के लिए मुहिम चलाई गई, कागजी इकदामात हुए, लेकिन सब कुछ हाथी दांत। अवाम भी पिछले साल की रिवायत बरकरार रखते हुए इस साल भी बेचारी एहतजाज कर रही है, लेकिन बेसूद। हुकूमती नोटिस लेकिन कोई फायदा नहीं। सियासतदान सड़कों पर लेकिन के इलेक्ट्रिक की ढिठाई बुर्ज खलीफा से ऊपर। इस बार रोशनियों के शहर को अंधेरों की नजर करने पर के इलेक्ट्रिक का फरमान है कि अवाम की हिफाजत के लिए बिजली बंद की गई है। यानी डिफेंस, कोरंगी, लांडी, मलीर, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, स्कीम 33 यानी कराची के तकरीबन तमाम इलाकों में पिछले 10 से 12 घंटे बिजली बंद करके जोरों शोर से अवाम की हिफाजत हो रही है। इस कातिल इलेक्ट्रिक को कब, क्यों, कैसे कराची के शहरियों पर मुसल्लत किया गया है, अब बात इस बात से बहुत आगे निकल गई है। अब कराची के शहरी अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का इजाला चाहते हैं। वजीर आजम साहब, उमर अयूब साहब, सदर साहब, गवर्नर साहब, सर, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। पूरे मुल्क को चलाने वाले शहर को आपके दौर में कैसे अंधेरों में डुबाया जा रहा है। बस बहुत हो गया है। कराची का संगीन मसला हल करें, कराची को बिजली दें। प्रोग्राम का पहला टॉपिक इसी पर बात करेंगे। पिछले साल की कुछ तबाहकारियाँ इस मोन्टाज से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और नाज़रीन, कराची में गुज़िश्ता साल 35 अफराद करंट लगने से जाबहक हुए थे, जिनमें से 19 की अमवात का जिम्मेदार नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को ठहराया था। अब तक कितने लोगों को उनके मुआवजे अदा किए गए कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि सिर्फ पिछले 3 दिनों में 8 अफराद करंट लगने से दुनिया से जा चुके हैं। अब मैं इसे के इलेक्ट्रिक कहूँ या फिर कातिल इलेक्ट्रिक ही सही है। इस वक्त बोली उसके नुमाइंदे हैं 10 साला अहमद रज़ा के बाद, जो मासूम के घर से बाज़ार गया था, सामान लेने गया था, मगर वापस उसकी तड़पती हुई लाश आई है। फयाज़, बताइएगा, अहमद रज़ा के वालिद के साथ आप मौजूद हैं। यकीनन वो इस वक्त इस कर्ब में, इस तकलीफ़ में होंगे, कुछ कहने की उनकी हिम्मत तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से अयादत भी कीजिएगा, ताज़ियत भी कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर्द खाने में और एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि 10 साला अहमद रज़ा अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। करंट लगने से जो है वो बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया। उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे जानते हैं कितने बजे का आपको इतला मिली। तो वाक़या तकरीबन 1:30 से 2 बजे का वाक़या है। बच्चा घर से सामान लेकर गया, बाज़ार गया, यूपी सराफा बाज़ार में गया है। वहाँ से ये सामान लेकर वापस आ रहा था, तो वहाँ ये तार गिरा हुआ था। पानी की वजह से, किसी वजह से तार गिरा हुआ था। गिरने के बाद ये बच्चा वहाँ से गुजरा है, उसको करंट लगा। वहाँ से लोगों ने हटाया, इसको लकड़ी से हटाया, बकायदा हटा के इसको गिरा के फिर इसको मसला लोग जमा हो गए। फिर इसका बड़ा भाई वहाँ बाज़ार गया हुआ था, इसने देखा भी लोग क्यों जमा हुए। वहाँ देखा तो ये मसले में भाई इसका भाई था, ये लेके फिर भागा रक्षे से, समझ ना। गवर्नमेंट सिंध अस्पताल लेके उन्होंने बोला नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, जहाँ इलाज नहीं ले, आबासी ले जाओ। या आबासी बस एक बच्चे को करंट लगे, वहाँ उनको चाहिए ड्रिप लगाते, जो कोई मसला और कर दे, एम्बुलेंस में लेके जाओ, बच्चे ड्रिप तो लगा सकते थे ना। वहाँ ड्रिप नहीं लगाई उन्होंने बोला इसको ले जा, भाग जाए, ले जाके वहाँ लेके गया। वहाँ तो आबासी में साहब, आबासी तो नज़दीक तो नहीं है, आबासी जहाँ तक 2 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है। एम्बुलेंस से लेके अब यहाँ बच्चे रास्ते में दम तोड़ दिए।
अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और सेक्टर 11E के रिहायशी हैं नॉर्थ कराची के, लेकिन करंट लगने के बाद जो है अहमद रज़ा का इंतकाल हो गया है और इस वक्त जो है वो हम सर्द खाने में मौजूद हैं। कुछ देर बाद जो है वो उन्हें पंजाब उनके आबाई गाँव लिया में ले जाया जाएगा। इनकी उम्र जो है 8 साल के वालिद साहब बता रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। अल्लाह जानता है कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से या फिर नेपरा की तरफ से या फिर हुकूमती ओहदेदारान नुमाइंदेगान की जानिब से किसी ने इनकी ताज़ियत की है, इनके घर पे फ़ोन किया है, नहीं मालूम। बहरहाल अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, नाला है के इलेक्ट्रिक से। ज़रा उनकी गुफ्तगू भी सुन लेते हैं, फिर आते हैं बात को आगे बढ़ाते हैं। पूरे कराची की एक ही आवाज़ है कि कराची को बिजली दो, लेकिन उल्टी हो गई हैं सब तदबीरें। कुछ ना हुकूमत ने काम किया। देखा इस के इलेक्ट्रिक ने आखिर क्या अंजाम किया। पीटीआई के मैदान अमल में आने के बाद एमक्यूएम ने पार्लियामेंट के सामने जाने का ऐलान किया और अब जमात इस्लामी ने हफ्ते को के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ शारे फैसल नर्सरी के मकाम पर धरना देने का ऐलान किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब। क्या ये एहतजाजी धरना होगा या फिर मुसलसल पड़ाव डालने जा रहे हैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ? भाई देखें, हम तो कई साल से मुसलसल कराची के अवाम का मुकदमा पेश कर रहे हैं और ये सारी पार्टियां जो इस वक्त थोड़े वक्त के लिए आई हैं ताकि अपना टोटल पूरा कर दें, ताकि लोगों को एंट्री डलवा दें कि हाँ भाई हम के इलेक्ट्रिक हैं। और आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये के इलेक्ट्रिक से डाइवर्ट कर देंगे अपने इशू को कुछ दिनों में। तो ये तो कुछ नहीं करेंगे। जमात इस्लामी ही इस मसले को लेकर चल रही है और जमात इस्लामी ही इस पर सीरियस भी है और बहुत सारे मसले हमने हल भी करवाए। जाहिर है कि हमारे इस दबाव के नतीजे में सबकी बात लोगों को पता भी चली है कि के इलेक्ट्रिक ने हमारे साथ नाइंसाफी क्या की हुई है, वरना तो ये सारी पार्टियां इनको शेल्टर फराहम करती थी। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो हमारा धरना है ये सीरियस धरना है। हम वहाँ बैठेंगे और वहाँ पर हुकूमत को जो असल जिम्मेदार है, इसलिए कि के इलेक्ट्रिक अगर अब माशी दहशतगर्दी कर रही है, ओवर बिलिंग कर रही है, लोड शेडिंग कर रही है, बारिश का पहला खतरा पड़ने पर ही लाइट बंद हो जाती है और फिर बिजली के खंभों में फिर भी करंट आता है और लोग मर जाते हैं, तो इस सब के पीछे हुकूमत की सरपरस्ती है। कोई हुकूमत इनको कुछ नहीं कहती। पीटीआई की हुकूमत इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, नून लीग ने इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, पीपल्स पार्टी इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, एमक्यूएम इनके साथ खड़ी होती है। ये सारे लोग हैं जिन्होंने इस इदारे को बेचा, जो कौमी इदारा था पौने बेचा और फिर इनकी इस जो क्रिमिनल इंतजामिया है उसके साथ खड़े हो गए। तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी किसी सूरत में भी दस्तबरदार नहीं हुई है और उसने मुसलसल जिद्दोजहद की। हम अदालत में भी मौजूद हैं, हम नेपरा में भी जाते हैं, हम सड़कों पर भी होते हैं और हम ये मसला इंशाअल्लाह हल करके जो है वो अपनी जिद्दोजहद उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हल नहीं होगा। तो हम धरना दे रहे हैं शारे फैसल पे। अब सारी तमाम तर जिम्मेदारी हुक्मरानों की है। सिंध हुकूमत की तमाशाई बनी रहेगी क्या कुछ नहीं करेगी इसके खिलाफ? और वफाकी हुकूमत जिसका खुद वो पार्टनरशिप है, वफाकी हुकूमत को इसका 24% मुनाफा मिलता है जो हमारे खून पसीने की कमाई से कराची के शहरियों से लेते हैं, वो कहाँ जाता है? और वो जो अबराज ग्रुप हमसे लूट रहा है वो कहाँ जाता है? तो कहने का मकसद ये है कि हम तो सीरियस तरीके से इस जिद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं। ये धरना हमारा शारे फैसल पे होगा, फिर हालात की जिम्मेदारी। नईम साहब, सिंध हुकूमत से आपने शारे फैसल पर धरना देने की इजाजत नहीं ली है, अगर कोई रुकावट हुई तो सर? बस हमने प्लान कर दिया है, हम वहाँ बैठेंगे। हुकूमत अगर माजी की तारीख को दोहराना चाहती है पीपल्स पार्टी के इलेक्ट्रिक की मोहब्बत में, तो गोलियां चलाएंगे, वो भी खाएंगे, पहले भी खाई हैं। आंसू गैस के शेल फेंकेंगे, उसके लिए भी तैयार हैं। डंडे मार के भगाने की कोशिश करेंगे तो मुकाबला करेंगे। जो एक सियासी कारकुन जमहूरी दायरे के अंदर जिद्दोजहद कर सकता है, जमात इस्लामी का कारकुन इसके लिए तैयार है। और मैं तो आवाम से भी कहता हूँ कि ये आप जो है वो कब तक जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे रोते रहेंगे? आए हमारे साथ मिलकर खड़े हों। मैं ताजिरों से कहता हूँ, मैं सनतकारों से कहता हूँ, मैं तमाम पार्टियों के वर्कर से कहता हूँ, खुद पीटीआई के वर्कर से कहता हूँ कि हमारे साथ खड़े हों इस इशू के ऊपर। पीपल्स पार्टी के लोगों से कहता हूँ, एमक्यूएम के लोगों से कहता हूँ कि अब आपको पता है कि आपकी क़यादतें कुछ नहीं कर रही हैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। और जो फैसला अभी 3 रुपये महंगा करने का किया है पीटीआई की हुकूमत ने, तो अभी एमएनए एमपीए किसके खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं? इनको तो सबसे पहले ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर एहतजाज करना चाहिए, जिस काबीना ने और जिस ईसीसी ने ये मंजूरी दी है। तो ये तो सिर्फ फेस सेविंग के लिए। और मैं आपको बताऊं, ये कोशिश करेंगे कि इशू डाइवर्ट हो। जब भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई चीज़ आती है तो इनके कुछ लोग जो है मीडिया पे आकर इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि पिछले दिनों JIT के नाम पर किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर लोगों को, कारकुनों को और आवाम को भी, जो तमाम पार्टियों के लोग हैं, उनके वर्कर्स को चाहिए कि इस इशू के ऊपर जमात इस्लामी के साथ खड़े हों ताकि हमारा मसला हल हो। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग की सूरत में। हाफिज साहब, ये माइंड डाइवर्ट करने का बड़ा है आप सर। खैर ये बताइए मुझे, करंट लगने से सर नेपरा के मुताबिक पिछले साल भी के इलेक्ट्रिक ने 19 कराची वाले मार डाले, आज फिर 6 अफराद करंट लगने से सर मारे गए। अब लवाहिकीन को मुकदमात दर्ज करवाने में भी हज़ारों जतन करना होंगे।
जमाते इस्लामी उनकी फैमिलीज को सर कानूनी मदद फराहम करेगी? जमात इस्लामी ने ही तो हाई कोर्ट में इस पे पिटीशन फाइल की थी और जमात इस्लामी ही तो नेपरा में गई थी, जिस पर बिल आखिर नेपरा को ये कहना पड़ गया था कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो के इलेक्ट्रिक पर है, जबकि 50 से ज्यादा हलाकतें हुई थी। लेकिन आप मुझे बताइए कि नेपरा बताए ना कि वो मुआवजे इन्होंने अदा किए और वो जुर्माना उन्होंने अदा किया, और हुकूमत बताए ना कि इंसानी जान से बढ़कर तो कोई चीज नहीं हो सकती ना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 50 हलाकतों पे शहर कराची के 50 लोग मर गए थे, ट्वीट तक नहीं किया था, वो आकर घर पे कह जाते लोगों के, ट्वीट तक नहीं किया था, इसलिए कि मिले हुए हैं, इनसे फंड लिया इन्होंने। जो इन पार्टियों से अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी से फंडिंग करते रहे हों तो वो उनके लिए हमारे ऊपर कीमतें बढ़ाकर बम तो फेंक सकते हैं, इनको पकड़ नहीं सकते। इसलिए अपने एहतजाज के सर्किल को, दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें पीटीआई की हुकूमत से भी कुछ करवाना है तो उसके लिए एहतजाज ही का रास्ता इख्तियार करना होगा। इसलिए मैं पार्टी वर्कर से कहता हूँ कि छोड़ें अपने एमएनए एमपीओ को, ये आपके साथ खड़े नहीं होंगे, ये अभी प्राइम मिनिस्टर के कहने पर एक तरफ हो जाएंगे। जमात इस्लामी के साथ खड़े हों और इस एहतजाज को जारी रखें, इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। नईम साहब से कि कोरोना में इतने लोगों को अगर इकट्ठा करेंगे तो फिर इस पर भी तो सवालात उठेंगे ना सर? कोरोना है और कोरोना में जो लोग आइसोलेटेड हैं और क्वारंटाइन हैं और जो बदतरीन गर्मी है इसमें जो लोग मर रहे हैं, बीमारों को मजीद जो है वो इन्फेक्शन हो रहे हैं, इसकी वजह से एलर्जीज हो रही हैं, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इस तरह की बातें करके तो जो है ना वो एहतजाज को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। जहां तक इसका ताल्लुक है कि हम भी जानते हैं एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं, जमात इस्लामी है, हम इसको मैनेज करेंगे कि हम जो है वो इसमें एसओपी का ख्याल रखें, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस वजह से उन मजीद लोगों को नहीं मरते छोड़ देना चाहते कि जो इस वक्त कोरोना में मुब्तला हैं और लोड शेडिंग 12-12 घंटे और 15-15 घंटे की हो रही है। अभी भी बारिश हो रही है और इस वक्त जो है 70% शहर की लाइट बंद है। अब आप मुझे बताइए कि ना निकले सड़कों के ऊपर। खुद इस मुहिम को लेकर चल रही हूँ कि कराची को बिजली दो, यहाँ ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद की जाए। हाफिज साहब, मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल बोल टीवी की इस मुहिम से बिल्कुल मुत्तफिक भी हूँ और इसके साथ हूँ। हमारी पूरी जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी है और मैं आपको इनवाइट भी कर रहा हूँ कि आप उस दिन धरने में खुद तशरीफ लाएं, हमारी एंकर ये करन नाज भी आएँ और वहाँ से लोगों के जो ख्यालात हैं और उनके जो एहसास और जज्बात हैं उसकी तर्जुमानी करें, उसको कवर करें ताकि पूरे पाकिस्तान को ये बात पहुँच सके। बास टीवी चैनलों को तो इन्होंने ख़रीदा हुआ है, इसलिए अगर आप लोग उठकर खड़े होते हैं तो इंशाल्लाह ये चीज़ जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस शहर कराची के 3 करोड़ आवाम के लिए कि जिनको इस तरह से जुल्म का शिकार किया हुआ है इन लोगों ने। जब हाफिज साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि बिजली कंपनी के मालिक और इमरान खान में दोस्ती है जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कल आमिर लियाकत साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नकवी साहब का इमरान खान से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक, ज़ाती ताल्लुक साबित हो जाए तो वो तो पीटीआई छोड़ देंगे। सर, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं आमिर लियाकत साहब। यार वो किसी सीरियस बात की तरफ हमें तवज्जो दिलानी चाहिए। आमिर भाई मुख्तलिफ वक्तों पर जाहिर है कि अपने जज्बात और एहसासात में बहुत सारी चीज़ें महव हो जाती होंगी उनसे, मैं उनके खिलाफ तो बात नहीं करता, लेकिन छोड़ दें इस बात को। असल बात तो ये है कि जब इनको आरिफ नकवी को पकड़ा गया था एयरपोर्ट के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस में, तो जरा आमिर भाई से पूछ लें कि उन्होंने किस किस के नंबर लिखवाए थे, तो पता चल जाएगा कि उनके जाती दोस्त हैं कि नहीं है। और फिर एक ऐसा आदमी जो इंटरनेशनल मुजरिम साबित हो चुका हो, जिस पर पेनल्टी लग चुकी हो दुबई में $315 मिलियन की, जिस पर जो है वो बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो जमानत जिसको करानी पड़ी और अभी भी चिप लगी हुई हो, और वो इमरान खान की ईसीसी में शरीक होता हो, वो ईसीसी के जो हमारे बिजली के नर्व बढ़ाने में भी किरदार अदा करती है, तो आप बता दें फिर जाती दोस्ती क्या होती है और ताल्लुक क्या होता है, इसको तो छोड़ दें। लेकिन मैं तो सिंध हुकूमत के हवाले से भी कहना चाहता हूँ कि 2005 में MQM और मुशर्रफ साहब ने इस हमारे कराची के इदारे को बेचा था उन्हें पौने, और 2009 में दोबारा जो अबराज ग्रुप को बेचा गया है वो पीपल्स पार्टी उसके अंदर शामिल थी। विफाकी हुकूमत भी उनकी थी, सूबाई हुकूमत भी उनकी थी, MQM के साथ वो मिले हुए थे और इन्होंने मिलकर जो है वो ये बेचा था। तो इसलिए ये इतने साफ सुथरे बनने की कोशिश नहीं करें। और मैं MQM के भी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी वजाहत करें कि आप लोगों का उस वक्त क्या स्टांस था। बताएं मुझे कि छोटी छोटी बातों के ऊपर शहर में हड़तालें हुआ करती थी, कभी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ MQM का एहतजाज आपने उस जमाने में देखा था? वो सारे ही लोग आज MQM पाकिस्तान में, वो सारे ही लोग आज PSP में मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो वो एतराफ़ जुर्म करें कि हमने जुर्म किया और कराची के दारा बिका और हम उसमें शामिल थे। फारूक सत्तार साहब भी इसका इकरार करें कि वो सब शामिल थे, करता धरता थे, ये सब कुछ इनके हाथ में होता था। तो जब इन्होंने मिलकर ये बेचा और बेचने के बाद उन्होंने शेयर लिया और अपने अस्करी विंग को तनख्वाहें फराहम की और उनको क्रिमिनल्स लोगों को जो है वो इन्होंने रिकवरी अफसर बनाया, चाहे वो पीपल्स पार्टी के थे, चाहे वो MQM के थे या किसी और ग्रुप के थे। तो जब ये सारा काम के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर कराची
अगर कराची के शहरियों पे जुल्म कर रहे थे तो कम से कम एतराफी जुल्म तो करें ना ये लोग, फिर उसके बाद बात करें, फिर उसके बाद एहतजाज करने। और एहतजाज ये अब भी नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, ये 2-4 दिन करेंगे, फिर इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी सीरियस है इस मसले पर, हम एहतजाज भी करेंगे और इंशाल्लाह इस मसले को हल भी जी सर, जमात इस्लामी तो खैर कई से इस पर आवाज़ उठा रही है, लेकिन अब इस वक्त तो हम मैदान अमल में जमातों को देख रहे हैं, दीगर जमातों को भी देख रहे हैं। MQM भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी है, पीपल्स पार्टी के बारे में भी बात की जा रही है। सर, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि वफाक चाहे तो के इलेक्ट्रिक को अपनी मिल्कियत बना सकता है, ऐसा मुमकिन है हाफिज नईमुर रहमान साहब हुकूमती मुआहदे के तहत, और फिर क्या इसका हल भी हुकूमती तहवील में जाता है? देखें उसूली तौर पर तो के इलेक्ट्रिक का अबराज ग्रुप का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि जो जैसा मुआहदा भी इन्होंने किया था, हालांकि मुआहदा ज्यादातर उन्हीं के फेवर का था, पाकिस्तान और कराची के फेवर का नहीं था, लेकिन जैसा भी मुआहदा था उस पर अमल दरामद उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, उन्होंने अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया, उन्होंने अपनी जनरेशन में इजाफा नहीं किया, उन्होंने मुलाजमीन को निकाल दिया, जबकि तय हुआ था कि मुलाजमीन रखेंगे और 15 पैसे फी यूनिट इनको पैसे मिलते रहेंगे, पैसे लेते रहे, मुलाजमीन निकाल दिए, और ये सारे काम उन्होंने किए हैं। तो वैसे ही इनका जो है लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और कौमी तहवील में लिया जा सकता है। स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल कमेटी इस काम को कर सकती है, लेकिन वफाकी हुकूमत अगर ये काम नहीं कर रही तो सूबाई हुकूमत ने भी तो कुछ नहीं किया। यही सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत जो थी ना 2008 से लेकर 2013 तक, तो पूछे ना पीपल्स पार्टी से इन्होंने क्या किया था, क्योंकि मुआहदे की खिलाफ वर्जी तो इलेक्ट्रिक ने उसी वक्त शुरू कर दी थी। तो ये सारे मिले हुए हैं, इसलिए कि आपको याद होगा कि वैसे तो उसने कुछ नहीं किया पीपल्स पार्टी ने, लेकिन जब नूरियाबाद के प्लांट को गैस देने की बात आई, जो ओमनी ग्रुप का जरदारी साहब का प्लांट था, तो पीपल्स पार्टी ने पूरे सूबे में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। फिर उसके नतीजे में नून लीग ने इनको सपोर्ट फराहम की, उनकी गैस बहाल की गई। जब गैस जो है नूरियाबाद के प्लांट को मिली तो 100 मेगावाट का प्लांट जो है बिजली फराहम करता है कि इलेक्ट्रिक को, और उसके पैसे चार्ज करता है या जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को फायदा होता है इससे। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये MQM हो या पीपल्स पार्टी हो या PTI और नून लीग हो, अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक के मामले में तकरीबन एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। नईमुर रहमान, शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। और अगला टॉपिक JIT के हवाले से बात करनी है, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्योंकि आपका नाम नहीं लिया, आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की है नईमुर रहमान साहब ने, उन्होंने कहा है कि सवाल करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि उन्होंने अपने दौर में क्या किया, उनके दौर से ही मुआहदे की खिलाफ वर्जी शुरू हो गई थी। रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे सर आप इस बात पर? देखिए, ये कराची का मैटर है। हेलो जी जी हसन साहब, आवाज आ रही है आपकी। नहीं, आप मेरे से सवाल कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ कि अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कराची का मसला है, ठीक है, मैं JIT के हवाले से आपसे बात करती हूँ। सर सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं जरा ओवरव्यू नाजरीन को दिखा दूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो JIT की कानूनी हैसियत नाजरीन कुछ हो या ना हो, अलबत्ता सियासी अहमियत बहुत ज्यादा लग रही है इसके हवाले से। जरा देखिए, अमेरिका बरतानिया में तो नाज़रीन ऐसा बहुत सुना है, लेकिन अब पाकिस्तान में भी होने लगा है, शायद सेंटा क्लॉज आने लगा है और वो तोहफे तहफ़ की जगह JIT रिपोर्ट देने लगा है। अली जैदी साहब का ऐसा इंकशाफ कि उन्हें किसी नामालूम शख्स ने लिफाफा घर भेज दिया जिसमें से JIT निकली, सारी बहस ही मोड़ दी है। अब सवाल ये होगा कि वो नामालूम कौन है, और कराची के नामालूम तो वैसे ही बड़े खतरनाक होते थे। आज भी वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने इस मामले पर ट्वीट किया है, पीपल्स पार्टी JIT की सदाकत पर शकूक पैदा करना चाहती है। निसार मुराई की जारी करदा JIT के हर सफ़े पर 6 में से सिर्फ 5 मेंबरान के दस्तखत हैं और आखिरी सफ़े पर सिर्फ 4 मेंबरान के दस्तखत हैं, जबकि उज़ैर बलूच की JIT में 6 मेंबरान में से 4 के दस्तखत हैं। उज़ैर बलूच की JIT के सफ़ा नंबर 2 पर दर्ज है कि JIT 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। दूसरी तरफ मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि उज़ैर बलूच के 7 दस्तखत पर मुश्तमिल JIT मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि लगता है अली जैदी साहब मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि 7 दस्तखत पर मुश्तमिल JIT वज़ारत दाखिला में मौजूद है। अब इस असली और नकली की कन्फर्मेशन का एक ही हल है कि या तो वज़ीर आज़म साहब नई JIT बना दें या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस लेकर तमाम JIT मेंबरान को बुलाकर मालूम कर ले कि मामला क्या है। हसन मुर्तज़ा साहब, सर ये JIT रिपोर्ट अब एक नया रुख गई है, खासतौर पर अली जैदी साहब की बात के बाद, और अब वज़ीर आला साहब क्या फरमा रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि ये JIT असल है, नकल है पीपल्स पार्टी का, आज के दिन के मौक़िफ़ पर क्या मौक़िफ़ है सर? देखिए जी, बहुत शुक्रिया जी। पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था, मेरे ख्याल में कल जो पीपल्स पार्टी के स्पोक पर्सन थे या पीपल्स पार्टी के जो जिम्मेदारान थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी क्लियर बात की कि JIT वही है जो ऑफिशियली पब्लिश हुई है और जो कोर्ट में भी गई है, जो हमारे होम डिपार्टमेंट ने
अपनी वेबसाइट पे शाया की है वही JIT है। अब एक कोई पाकिस्तानी उठे और वो पार्लियामेंट के अंदर एक सादा कागज लहरा के बगैर किसी सिग्नेचर के वो कह दे जी कि इस पे कि ये JIT रिपोर्ट है और उसमें ये है, तो वो तो नहीं मानी जाएगी। जो मुसद्दा होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मौजूद है JIT तो वही है। और कभी आपने आज तक सुना है कि JIT के मेंबर्स जरूर होते हैं, वो 4 हो, वो 6 हो, वो 8 हो, जो भी तादाद हो। ये तो मुमकिन नहीं है कि किसी ने 2 सिग्नेचर कर दिए और उन्होंने भेज दी, किसी ने 4 सिग्नेचर कर दिए उन्होंने भेज दी। इस तरह नहीं होता। वो तो सारे मेंबरान जो है उन्होंने साइन करना है, तभी वो JIT होनी है। कोई फर्दन साइन करके किसी मेंबर को या किसी वजीर को देता रहे तो मैं नहीं समझता कि वो दुरुस्त बात है। और जो डॉक्यूमेंट वो पेश कर रहे हैं ठीक है। अब हसन साहब मुझे एक छोटा सा सर ब्रेक लेना है। अली जैदी साहब ने जो मुतालबात जो उनकी जानिब से कहा जा रहा है, क्या पीपल्स पार्टी इस पर मुत्तफिक हो सकती है? पीपल्स पार्टी भी कुछ ऐसा सोच रही है? मैं आपसे पूछूंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। मेरे साथ हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। सर, जैसे कि ये मौक़िफ़ है कि असल और नकल की कंफर्मेशन का एक ही हाल है, या तो वज़ीर आज़म साहब नई JIT बना दें या सुप्रीम कोर्ट पर असखुद नोटिस लेकर तमाम JIT मेंबरान को बुलाकर मालूम करे। पीपल्स पार्टी भी सर कुछ ऐसा सोच रही है? या आप लोगों के लिए ईजी होगा अगर इस तरह के मामला हो जाते हैं जो अली जैदी साहब कह रहे हैं? नहीं, जो JIT बन चुकी है, जिस JIT ने जो फाइंडिंग दी है उसकी वेरिफिकेशन जरूर करवा ली जाए कि ये आपने जो है वो तहकीक करके ये डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है या ये फेक है या क्या है। इस चीज की तो होले मेरा नहीं ख्याल कि एक आदमी जो है वो उठे और पार्लियामेंट में एक कागज लहरा के वो पूरी JIT का जो डिसीजन है या जो फाइंडिंग्स है उनको एक तरफ रख दे और वो कहे जी क्या वजीर आजम साहब नहीं बना ले। वजीर आजम साहब तो सुबह और बात करते हैं, शाम और बात करते हैं, उनकी तो अपनी बात पे किसी को एतमाद नहीं है। उन्होंने तो इस कौम को इंतशार का शिकार कर दिया है, हर चीज में झूठ। मैं नहीं समझता कि इस तरीके से मुल्क चलते हैं कि ना उन्हें किसी JIT पे यकीन है ना किसी पे भरोसा है। हर आदमी को गाली दे के मुखातिब करना है, हर आदमी के साथ गलत बयानी करनी है। ये कोई तरीका नहीं है। एक JIT बन चुकी है, उसकी तस्दीक जरूर हो जाए कि ये फेक है या ठीक है या जो भी है, उस पर नहीं बनने का तो मैं नहीं समझता कोई जरूरत है। तो हसन मुर्तज़ा साहब, अब क्या नेक्स्ट क्या हो सकता है? जैसे अभी हम इससे पहले के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात कर रहे थे तो नईमुर रहमान साहब का फरमाना ये था कि जब भी के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात होती है तो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कोई ऐसा मामला लाया जाता है सामने। सर, क्या ये सवाल कर रही हूँ मैं कि क्या ये JIT का मामला भी यकायक अचानक पिछले 2 दिनों में सामने आया है? क्या ये वाकई माइंड डाइवर्ट करने के लिए चीज़ें हुई हैं जिस तरह से ये सियासी तौर पर अहमियत इख्तियार कर गया है? देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जब भी कोई इशू सामने आता है, जब भी कोई स्कैंडल सामने आता है, तो इस किस्म के जो ड्रामे हैं वो PTI की तरफ से होते रहते हैं, जो मुनासिब बात नहीं है। अब जब मुल्क में एक वबा आई हुई है, कोई सीरियसली उसको नहीं ले रहा, सारी तवज्जो डाइवर्ट करके कभी किसी इशू पे कभी किसी इशू पे। आप देख लें, किसी टाइम संथिया रिची आ जाती हैं। जब अपना जहांगीर तरीन को NRO देना था, जब उसको मुल्क से भगाना था, जिसके खिलाफ इनके अपने बनाए हुए कमीशन की रिपोर्ट आई, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, प्रोटोकॉल के साथ उसको जहाज में बिठा के बाहर भेज दिया गया है। इसी तरीके से एक बेचारा सूबाई वजीर हमारा पंजाब का, उसको सजा दी गई है, जबकि इमरान खान साहब खुद जिम्मेदार हैं उसके। कॉमर्स मिनिस्ट्री किसके पास है? जो सब्सिडी का फैसला कर रही है वो किसके पास मिनिस्ट्री है? उसका पोर्टफोलियो इमरान खान साहब के पास है। और उन्होंने वो डाल दीजिए, एक सूबाई वजीर की शहादत हो गई, बुज़दार साहब भी बच गए, इमरान खान साहब खुद भी बच गए। एक खुसरो बख्तियार साहब थे, उनकी वजारत बदल के और उनको वो सजा दे दी कि इनको जी इनका पोर्टफोलियो बदल दो। ये हो रहा है इस मुल्क में। यहाँ पे हम तवक्को कर सकते हैं कि इमरान खान साहब
कि बनाई हुई JIT जो है वो कितनी टाइम चलेगी। वो अगले पैर कुछ और कहते हैं, पिछले पैर उनका मौकफ कुछ बदल जाता है। यू टर्न लेने वाले बंदे को वो कहते हैं कि हसन साहब अब ये सिग्नेचर्स के मामला हुए, फिर वो अब 36 पेजेस और 46 पेजेस के ऊपर मसला ये आ गया। तो सर ये शकूक शुबात, सर क्वेश्चंस तो उठ रहे हैं ना इस पे, शकूक तो शुबात तो उठ रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस चैलेंज को कबूल किया, हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस चैलेंज को कबूल किया, पब्लिक कर दी 1.5 साल के बाद अगर JIT की रिपोर्ट को, तो सर आगे भी इन शकूक शुबात को दूर करने के लिए कोई लाया अमल है आपके पास? जो पीपल्स पार्टी ने शाया की है, पीपल्स पार्टी वो कहती है कि उसको वेरीफाई करवा लो। जिन लोगों ने JIT की रिपोर्ट दी है वो कहेंगे ये फेक है, तो उसको कहना कि फेक है। अगर वो कहें कि ये ओरिजिनल है, यही हमने जमा करवाई है, तो फिर उस पर क्या कैसे मान लिया जाए जी कि एक नई JIT बना दी जाए? तो सर आप समझते हैं कि JIT बनाने की जरूरत नहीं है, ये जो JIT है जो सामने आई है बस यही इनफ है? हसन साहब किरण, मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा वजीर आजम है वो फेक है, सिलेक्टेड है, तो फिर क्या सुबह उसको बदल देंगे? शकूक शुबात तो पैदा हो गए, पूरी कौम को तहफ़्फ़ुज़ात है कि वजीर आजम का जो था वो इलेक्शन रिग था, पिछला सारा इलेक्शन जो था वो आरोज का इलेक्शन था, उसके रिजल्ट्स जो थे वो किसी पार्टी ने नहीं तस्लीम किए, तो फिर क्या हम सुबह उसको बदल दें? ठीक है, अगर इसी तरह मुल्क चल रहा है तो किसी ने शकूक शुबात पैदा किए तो फिर उस चीज को खत्म कर दें, पहली को नई शुरू कर दें वहाँ पे। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। अगले टॉपिक की जाने बढ़ूंगी जी। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था जब से लागू हुआ था पाकिस्तान में तालीमी इदारे बंद हैं, कभी मई, कभी जून, कभी जुलाई, अगस्त और सितंबर तक की बातें होती रही। आगे तालीमी इदारे खुलने वाले हैं या नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। तो कोरोना वायरस के 22 तालीमी इदारों की बंदिश के मसले पर वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए। इस इजलास में नाज़रीन तालीमी इदारों को सितंबर के पहले हफ्ते में सख्त SOPs के साथ खोलने पर इत्तेफाक कर लिया गया और पेशा वराना तालीम के इम्तिहानात लेने की इजाज़त देने का भी फैसला किया गया है। सूबों से मुशावरत के बाद तजावीज़ कौमी असम्बली कौमी राब्ता कमेटी को भिजवाई जाएंगी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर तालीमी इदारे खोलने की हतमी मंजूरी देगा। कल ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फेडरेशन ने अगस्त तक स्कूल बंद रखने का फैसला यकसर मुस्तरद कर दिया है। बात करने के लिए मेरे साथ ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन साथ मौजूद होंगे तारिक, और उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से कि आगे अब जब गवर्नमेंट की जानिब से इस पे बात की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि तमाम SOPs को फॉलो करते हुए मामला को आगे बढ़ाया जाए और स्कूल्स को खोलने की इजाज़त दी जाए, तो 1 महीना अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो फिर क्या करने जा रहे हैं? तारिक बताइएगा ज़रा, आप लोग कह रहे हैं कि अगस्त तक, मतलब ये तो सितंबर तक बात हो रही है, 15 सितंबर के बाद सख्त SOPs के साथ स्कूल्स खोलने का फैसला होगा और वो भी कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए। तो आप लोग तो कह रहे हैं कि अगर अगस्त में नहीं खोला गया तो ये भी आप लोग मानने को तैयार नहीं है, क्या करें, बोल देंगे कि क्या? देखिए, एक मामला ये है कि गवर्नमेंट है कोई एक प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन जो है वो स्कूल्स को नहीं दे रही और डेट आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हर डेट के बाद एक नई डेट हमें मिल जाती है। तो 15 जुलाई जो डेट कही गई थी अब उसको सितंबर कर दिया गया। लेकिन अब एक चीज और भी समझ में नहीं आ रही कि क्या स्कूल के बच्चे अलग हैं और मदारिस के बच्चे अलग हैं, क्योंकि मदरसे जो हैं वो 2 दिन हो गए खोल दिए गए और उनको कुछ भी नहीं कहा जा रहा, बल्कि उनको तो अलाउ कर दिया गया कि आप खोल के बच्चों को बुला लिया जाए। तो इसमें इतना फर्क क्यों किया जा रहा है? तो दोनों चीजों में देखिए SOP स्ट्रिक्टली फॉलो अभी भी किए जा सकते हैं। अब देखिए माशाल्लाह से जो केसेस हैं वो डिक्लाइन की तरफ आ रहे हैं, तो इस वक्त जो है वो स्कूल खोले जा सकते हैं SOP के साथ। तो अब अगर गवर्नमेंट को या तो अगर कहती है कि लंबे अरसे के लिए बंद कर दिए जाएंगे तो फिर कोई रिलीफ पैकेजेस या कोई स्कूल के लिए कोई ऐसे पैकेजेस या कोई एक स्कीम लेके आई जाए, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं बिलखुसूस जो रेंटल प्रेमिसेस पे हैं वो तो अब बंद होने पर आ गए हैं। रोजाना की बेसिस पे 4 से 5 स्कूल बंद हो रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई हल ढूंढ नहीं रहा और स्कूल मुस्तकिल बंद रखना भी कोई हल नहीं है। अच्छा, बच्चों का तालीमी लॉस जो है वज़ीर तालीम सिंध ने तो ये रिक्वेस्ट की है वफाकी वज़ीर तालीम से कि आप जो छोटे स्कूल्स हैं इनको बिला सूद कर्ज फराहम करें, और इस पर उन्होंने यकीन दहानी भी की है कि वज़ीर आज़म साहब से बात की जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो आप सब्सिडीज़ की या फंड्स की बात कर रहे हैं तो इस वक्त मईशत की हालत ऐसी है कि फंड्स नहीं दिए जा सकते। तो अगर ये इस फैसले पर इम्प्लीमेंट होता है, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से उनके पास रिकमेंडेशन जाती है और फिर इस पर अमल दरामद होता है, ये आप लोगों के लिए काबिल
काबिल कबूल होगा, अच्छा फैसला होगा ये अगर बिला सूद कर्ज फराहम किए जाते हैं छोटे स्कूल्स को? तो देखें, बिला सूद कर्ज फराहम करने के लिए कहा गया है, ये पहले से ही है, मतलब ये कोई नई चीज नहीं कही गई, लेकिन उसके अंदर कोलेटरल रखने के लिए कहा गया है, मतलब कोई न कोई माली कोई बिल्डिंग जो है या सिक्योरिटीज जो है वो एज एन एक्सचेंज रखवानी पड़ेंगी। तो उसके अंदर तो और मसाइल है, क्योंकि स्कूल तो ज्यादातर रेंटल प्रेमिसेस पे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो गवर्नमेंट के हाथ में चीजें हैं वो तो कम से कम रिलीफ दिए जा सकते हैं, जैसे कि आपके टैक्स रिलीफ हो गया, आपके रेंटल जो प्रेमिसेस है उनको रेंट में कोई रिलीफ फराहम किया जाए, कोई आगे कैरियर फॉरवर्ड करा दिया जाए। मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीजें कि इलेक्ट्रिक के बिल बड़े बड़े अभी भी आ रहे हैं, बिल्डिंग बंद पड़ी है फिर भी बिल आ रहे हैं, मतलब ये चीजें जो रिलीफ फराहम किए जा सकता है वो तो कर सकती है गवर्नमेंट। तारिक, इस चीज पे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, आप लोग बच्चों से भी तो यही कहकर फीस ले रहे हैं कि हम स्कूल का जो बिजली का बिल है वो भी आ रहा है, मेंटेनेंस भी हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो फी तो आप लोग प्रॉपर ले रहे हैं ना बच्चों से? नहीं, फी हम ले तो रहे हैं, लेकिन जो कलेक्शन का रुझान है वो 30 से 35% है, इससे ज्यादा कलेक्शन नहीं है। और हम इस बात को समझ रहे हैं कि पेरेंट्स भी मजबूर हैं, क्योंकि आगे उनके बिजनेसेस या जॉब्स हैं उसमें वहाँ पे मसाइल आए। तो 30 से 35% फी कलेक्शन है मैक्सिमम, जो मैं ज्यादातर मेजोरिटी स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर हमें भी फिर जाहिर सी बात है एक कैश फ्लो इश्यूज जो आ रहे हैं अगस्त में, उसकी वजह से हम मसाइल का शिकार है। अच्छा, 15 अगस्त से अगर स्कूल नहीं खोले जाते, जो आप लोग फैसला मुस्तरद करें, तो फिर क्या करेंगे? खुद से स्कूल खोलना शुरू कर देंगे? देखिए, अभी हमारी एक मीटिंग है नेक्स्ट वीक पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन की, तो हम उसमें लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे, फिर उसके बाद अपना एक हम अनाउंस करेंगे। अच्छा, एक और ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से भी बात हो रही है, कुछ पेरेंट्स भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेने दे रहे हैं अपने बच्चों को, या फिर कुछ स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रहे हैं लेकिन फी कलेक्शन वैसे ही हो रही है, ये भी एक बड़ा मसला आ रहा है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऑनलाइन की जहाँ तक बात है, लेकिन शुरू में मसाइल आए हैं, लेकिन ये बात भी एक हकायक है, ग्राउंड रियलिटीज हैं कि बहुत सारे केसेस में आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते। जो सबअर्ब्स एरिया के अंदर स्कूल है वहाँ लोकेलिटी भी ऐसी है जो टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली नहीं है, ये टेक्नोलॉजी वहाँ है ही नहीं, तो वहाँ स्टडी पैक्स दिए जा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी सूरत में एजुकेशन को कंटिन्यू रखा जा रहा है, कहीं पे ऑनलाइन कहीं पे स्टडी पैक्स। तो कोशिश तो कर रहा है स्कूल के जो एजुकेशन है वो बच्चों को मिलती रहे, क्योंकि ऑलरेडी देखें 5 महीने हो गए। एक और कोशिश स्कूल्स की जानिब से की जा रही है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, कि अभी स्कूल खोलने की बात हो रही है, अभी सोचा जा रहा है कि कब किन तारीखों से स्कूल्स को खोला जाए, और कुछ बड़े स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने मास्क बनाना शुरू कर दिए, उसके ऊपर टैग्स लगाना शुरू कर दिए, तो फिर ये कमाई का धंधा शुरू कर दिया है। ऐसे वक्त में वो गलत न्यूज़ है, वो गलत न्यूज़ है, कोई एक्शन होगा उस पर? वो फेक है, किसी ने लोगोज जो हैं वो गलत लगाकर और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिए, वो फेक न्यूज़ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। तो अगर 15 अगस्त से स्कूल हैं तो फिर स्कूल इंतजामिया का अपना लाया अमल होगा, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि 15 सितंबर से स्कूल, वो भी कोरोना की सिचुएशन को देखने के बाद स्कूल खोले जाएंगे, इस पर फैसला किया जाएगा। बहरहाल अगले टॉपिक की जानिब बढ़ूंगी और बुरहान वानी के हवाले से बात करूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद। जुलाई नाज़रीन, इंसानियत का दर्द रखने वाले दो अजीम इंसान इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। एक ने मरते हुए लोगों की जिंदगियां बचाई, दूसरे ने मजलूम को मारने से रोका। आज़ादी पसंद कश्मीरी कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी का आज चौथा यौम शहादत है, जबकि ईदी साहब को बिछड़े भी इतना ही वक्त हो चुका है। मेरा दिल है कि मैं बुरहान वानी पर, उसकी जिद्दोजहद पर बात करूं, लेकिन वक्त की कमी के बाइस अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगी। मिशाल मलिक साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मिशाल, बुरहान के लिए आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ तकरीबात हुई हैं। इस शहीद को हमारा, सारी उम्मत मुस्लिमा का सलाम है, जिसने कश्मीर की तहरीक को दोबारा जिंदा किया। मकबूजा कश्मीर में तो कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ से जनाजा ना उठाओ, मगर बुरहान के जनाजे ने हमें ऐसा महसूस करवाया कि जैसे हर कश्मीरी के घर से 8 जुलाई को बुरहान का जनाजा उठ रहा हो। क्या हमने बुरहान वानी की कुर्बानी को रायगा तो नहीं जाने दिया? ये एक इतनी बड़ी रेवोल्यूशनरी और एक हिस्टोरिकल डे बन गया है, एक सिंबल बन गया है कश्मीरी यूथ की के लिए, एक इंस्पिरेशन बन गया है बुरहान वानी की शहादत का दिन। और अब 4 साल हो गए हैं 8 जुलाई को 2016 में। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी पूरी कश्मीरी कौम पर भी आई, पूरे खित्ते के अंदर। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा घर नहीं था जो
रोया ना हो या जिसने इसके ऊपर कंडेम ना किया हो कि इतना ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। वैसे तो आए दिन माह होते हैं, मगर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कि पहचान बन जाते हैं मूवमेंट का। हाल ही में जो एक वो 3 साला बच्चा जो है वो जिस तरह उसके सामने उसके नाना को शहीद कर दिया गया और वो किस तरह सहमा हुआ बैठा हुआ था अपने नाना की लाश के ऊपर। तो ये कुछ ऐसी कुर्बानियाँ हैं जो एक सिंबल या एक अमर हो जाती हैं। और बुरहान वाकई बुरहान की शहादत से हर घर में हर बच्चा जो है वो कहता है कि मैंने बुरहान की तरह बहादुर बनना है, मैंने अपनी मिट्टी से प्यार करना है। मैं हालांकि वो बड़ा लायक था, पढ़ाई में भी बड़ा ही हैंडसम था, बड़ा ही बहादुर था, दिलेर था, जिस तरह उसने ललकारा हिंदुस्तान को वीडियो मैसेजेस के थ्रू। तो डेफिनेटली इस दौर का वो एक डिजिटल दौर के अंदर एक यंगस्टर जिसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचाया, उसकी सर्विसेज, उसकी यूनिकनेस, उसकी कुर्बानी, एवरीथिंग अबाउट हिम आई थिंक बहुत ही हीरोइक है और एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। बिल्कुल आप आया मिसाल, वो दिन कोई नहीं भूल सकता और वो दर्दनाक और वो तकलीफ़ और वो अजियत जो बुरहान मुजफ्फर वानी के साथ उसकी शहादत के बाद भी की जाती रही। बुरहान की आज 4थी बरसी है। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन है, उसके बावजूद आज इंटरनेट सर्विस भी बंद है। जम्मू को श्रीनगर से मिलाने वाली शाहरा पर सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद तैनात की हुई है। बुरहान की शहादत के बाद भी इतने खौफज़दा है। बिल्कुल यही ये करते हैं लोगों को पहले ये शहीद करते हैं। नेचुरली लोग बाहर निकलते हैं शहीदों के लिए, उनकी कुर्बानियाँ कभी भी नहीं रायगा जाएंगी इंशाल्लाह। तो शहीद करके फिर उनके जनाज़ों से भी डरते हैं, फिर उनकी डेथ एनिवर्सरी से भी डरते हैं। तो इनको क्या मिलता है? कोई इनसे, इन पागलों से पूछे कि ये आए दिन जो अपनी हंटिंग हर वक्त करते रहते हैं, ये क्यों करते हैं? वहाँ पे हंटिंग स्प्री जो इनकी लगी रहती है वेपन्स की, वहाँ पे जो ट्रेड करते रहते हैं और नए से नए वेपन्स निहत्ती कौम पे यूज़ करते हैं, उनको टेरराइज़, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको टॉर्चर करने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए। क्या इससे वो मूवमेंट को सप्रेस कर सके? क्या वो लोगों के अंदर जो विल, जो कमिटमेंट थी कश्मीर की स्ट्रगल के साथ, क्या उसका जज्बा वो घटा सके? नहीं। हर दफ़ा इनको साइकोलॉजिकल भी डिफ़ीट मिली है, मॉरल डिफ़ीट मिली है, पॉलिटिकल डिफ़ीट मिली है। बेशक मिलिटरीली डिफ़ीट उनको हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में कोई बंदूक नहीं है, हम एक निहत्ती कौम है, हमारी कोई आर्मी नहीं है, मगर हमने हर लिहाज से इनका मुकाबला किया है। तो ये हर दफ़ा इन्हीं की डिफ़ीट है। अब उसकी डेथ एनिवर्सरी पे भी आप देख लें कितने खौफज़दा हैं। उसकी शहीद होने के बाद भी अमर कर दिया है हिंदुस्तान ने उसको। जो डर और खौफ है, इतने बुज़दिल और इतने कावर्ड इनकी आर्मी और इनकी सरकार है कि इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। मिसाल, हम बुरहान वानी को मानते हैं और ऐसा हीरो कि जब उसकी शहादत हो जाती है हम सिक्का उसका जारी करते हैं, इंसानियत का हीरो उसे कहते हैं। मगर क्या हम दुनिया में ये इस्टेब्लिश कर पाएँ? क्योंकि हिंदुस्तान तो उसे आज भी एक दहशतगर्द साबित करने में लगा हुआ है। देखिए, एक मुजाहिद, एक फ्रीडम फाइटर और टेररिस्ट में बहुत फ़र्क है। टेररिस्ट तो हिंदुस्तान की जाबर फोर्सेस हैं जिन्होंने कब्ज़ा किया है एक और कौम के ऊपर, एक निहत्ती कौम के ऊपर, और अपने टेरर के थ्रू, अपनी स्टेट स्पॉन्सर टेरर के थ्रू इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। और इनका दिन और रात इसी में ही चलता है कि लोगों को सप्रेस किया जाए, उनको टॉर्चर किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, कुचला जाए। हर घर में कोई शहीद है, कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई हाफ़ विडो है, कोई हाफ़ मदर है। हर घर में कोई सेक्सुअल हरासमेंट का विक्टिम बैठा हुआ है, कोई रेप विक्टिम है। तो जब ऐसे घर हों, ऐसे दर्द और हौलनाक ख़बरें हों, हर घर से वाक़यात निकलते हों, तो डेफिनेटली ये राइट है हर इंसान का कि वो अपने आप को डिफेंड करे। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हर इंसान का हक़ है। अगर हमारे घर के अंदर कोई डाकू आ जाए और हमारे घर में कोई वेपन भी ना हो, हमारे पास कुछ ना हो, वो फुली इक्विप्ड आ जाएं और हमारे पूरे घर को लूट लें, हमारी इज्जतों को लूट लें, हमारे बच्चों को शहीद कर दें, हमारी फैमिली के लोगों को अगवा करके ले जाएं, तो क्या हमारा राइट नहीं है कि हमारे पास जो कुछ हाथ में होगा वो हम उन पे मारें या हम प्रोटेस्ट करें? अपनी जो मुमकिन हम कर सकते हैं। यही हाल कश्मीरियों का भी है और ये राइट दिया जाता है क्योंकि ये हमारी अपनी ज़मीन है। यूएन की करारदादें हैं इसके ऊपर, दुनिया ने इसको माना है यूएन के लॉज के मुताबिक कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है,
राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का हक़ है, उनका बर्थ राइट है और उसके लिए वो सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ जो है वो इसको प्रोटेक्ट करता है कि जो इस ज़मीन के वारिस हैं, जो कश्मीरी हैं, वो अपनी ज़मीन को डिफेंड करने के लिए वेपन भी उठा सकते हैं। और बुरहान वानी ने किसी को नहीं मारा, उसने वेपन ज़रूर पकड़ा था मगर उसने सिर्फ वीडियो पैगामात दिए थे। और फिर भी उसके साथ जो कुछ हिंदुस्तान की आर्मी ने किया वो हिस्ट्री के चैप्टर्स में लिखा जाएगा एज़ वन ऑफ द डार्केस्ट टाइम्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ कश्मीर, कि कितना जुल्म हिंदुस्तान ने किया, जुल्म इतना भी किया मगर फिर भी तहरीक जो है उसके अंदर उसको तोड़ नहीं सका, उसका जज्बा आवाम का। तो इसलिए नैरेटिव बिल्डिंग जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने 8 लाख फ़ौज को कवर अप करने के लिए उसकी ऑक्यूपेशन को दुनिया भर में एक झूठा नैरेटिव ऑफ टेररिज्म फैलाया है दुनिया भर के अंदर। वो नैरेटिव को तोड़ने के लिए पाकिस्तान को भी और जो ओवरसीज़ कश्मीरीज़ हैं उनको अलॉन्ग विद इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है टू काउंटर द नेगेटिव, द फॉल्स प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया। और अब तो खैर वैसे भी विद सम टाइम हिंदुस्तान का जो घिनौना चेहरा है वो खुल के सामने आ रहा है दुनिया के सामने, जो माइनॉरिटीज़ के साथ कर रहे हैं, जो एंटी माइनॉरिटी बिल्स पास कर रहे हैं, जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जो क्रिश्चियंस के साथ, दलित्स के साथ, बुद्धिस्ट के साथ, और सबसे अबाव जो कश्मीरियों के साथ 5 अगस्त के बाद जो कुछ कर रहे हैं, और उससे पहले भी हर वक्त ही एक नस्ल कुशी चल रही है। तो यूनाइटेड नेशंस ने 2 दफ़ा इस पर रिपोर्ट्स भी जारी की हैं कि ये जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है, जो ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी की है, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट की भी, और एमनेस्टी इंटरनेशनल। मिशाल आपने जो बात की कि ये हमारी है, अब इसी बात का तो अफसोस है कि सब कुछ मालूम, सब कुछ सामने है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के मामले पर अंधा हुआ बैठा है। लेकिन दरिंदा मोदी की फ़ौज जिसने बुरहान वानी को शहीद करके सारे कश्मीर को बुरहान वानी बना दिया। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बेहद ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।